हाय। तो उम्मीद है आप लोगों की बोर्ड की प्रिपरेशन एकदम शानदार और अच्छी चल रही होगी। आप लोगों को पता होगा कि बोर्ड का जो डेट शीट है वो आ चुका है और आज जो मेनली हम लोग बात करेंगे वो जैक बोर्ड के ऊपर में बात करेंगे। कुछ दिन पहले जैक बोर्ड का मॉडल सैंपल पेपर रिलीज किया गया है और पिछला 4-5 साल का अगर ट्रेंड देखा जाए तो जिस प्रकार के क्वेश्चन आपके मॉडल सैंपल पेपर में होते हैं उसी तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है आपके फाइनल एग्जामिनेशन में भी। इसी वजह से जो सैंपल पेपर है उसको एनालाइज करना, उसको अच्छे से सॉल्व करना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने अभी तक ये पेपर को सॉल्व नहीं किया है तो मैं आज ये पेपर को आपके सामने में सॉल्व करने वाला हूं। साथ ही साथ उन क्वेश्चन में क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है उन सभी के ऊपर में बात करेंगे। इसके साथ साथ मैं आप लोगों के लिए जैक बोर्ड का पिछला 15 साल का पीवाईक्यू का एक सीरीज लाने वाला हूं। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ में जुड़े रहिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग आज के इस लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो आज जो हम लोग बात करेंगे वो सैंपल पेपर ही सॉल्व करने वाले हैं। अब अगर हम बात करें तो सैंपल पेपर आप जब देखे होंगे तो वहां पे मेजरली अगर बात करोगे तो 4 सेक्शन था। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए में मेनली हम लोग एमसीक्यू था, मेनली जो था वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया था। सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन था, सेक्शन सी में भी शॉर्ट आंसर था और सेक्शन डी में लॉन्ग आंसर था। हम पूरा मॉडल पेपर आपके साथ में सॉल्व करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन चैप्टर से दिया गया है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये कौन सा चैप्टर से है? तो आपका चैप्टर सॉल्यूशन से ये सवाल है। सॉल्यूशन काफी आसान सा क्वेश्चन है। ये आप लोग डायरेक्टली इसका डाटा याद रख सकते हो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, पढ़ो। क्या बोला है? मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज, यानी हमसे प्योर वाटर का मोलैरिटी पूछा है। अब वो लोग याद रखिएगा, प्योर वाटर का मोलैरिटी जो होता है वो 55.5 माना जाता है। ठीक है, प्योर वाटर का जो मोलैरिटी होता है वो कितना होता है? 55.5। ये पहला सवाल था सॉल्यूशन चैप्टर से। अगर हम दूसरा क्वेश्चन का बात करें तो दूसरा क्वेश्चन हमें क्या बोला है? देखो, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फॉलोज मार्कोवनिकॉव रूल। अगर आपको मार्कोवनिकॉव रूल किसे कहते हैं ये नहीं पता है तो पहले ये समझ लो। मार्कोवनिकॉव रूल जो है वो अप्लाई किया जाता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, पहला बात। और मार्कोवनिकॉव रूल कहता है कि डबल बॉन्डेड सिस्टम में नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन का नंबर कम होता है। ठीक है, अब यहां पे अगर हम बात करें तो मार्कोवनिकॉव रूल ये चारों ऑप्शन में कहां अप्लाई हो सकता है, यही आपसे सवाल पूछा है। देखो, अगर हम बात करें इसका C2H4, ये एल्कीन जरूर है बट ये जो एल्कीन है ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। कैसे? अब वो 2 कार्बन है ना, चेक करो, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसको अगर तुम बीचों बीच तोड़ दोगे तो दोनों पार्ट अलग अलग है कि सेम है? सेम है, यानी ये हो जाएगा सिमेट्रिकल एल्कीन। अगर हम इस पे बात करें तो ये भी तुम्हारा एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ये सिमेट्रिकल एल्कीन है बट यहां पे ये किसके साथ रिएक्शन कराया है? Cl2 के साथ कराया है। और Cl2 के साथ अगर एल्कीन को रिएक्शन कराओगे ना तो यहां पे आपको डाई हेलाइड मिलता है और यहां पे हम लोग मार्कोवनिकॉव रूल का यूज नहीं करते हैं। आगे सुनो, अगर हम इसका बात कर ले, जो सी ऑप्शन है, क्या दिखा है? C3H6 और HBr, ये भी तो अपना अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। और अनसिमेट्रिकल एल्कीन को जब हम HBr के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये मार्कोवनिकॉव एडिशन करता है। अच्छा, इस रिएक्शन में एक और चीज याद रखना, अगर C3H6 HBr और इसके साथ साथ अगर ये होता H2O2 जिसको हम लोग पेरोक्साइड कहते हैं, तो इस केस में एडिशन क्या होता है? एंटी मार्कोवनिकॉव होता है। तो ये बात भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे अगर हम बात करें, C3H6 ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन जरूर है बट Br2 के केस में यहां पे डाई हेलाइड बनता है, यहां पे मार्कोवनिकॉव एंटी मार्कोवनिकॉव नहीं होता है। ठीक है,
तो ये चारों ऑप्शन में कहां पे एंटी मार्कोवनिकॉव एडिशन होगा? तो आंसर नंबर सी में होगा। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। ये जो आंसर है ये आपको हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर से, ठीक है, मतलब ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली कहां से पूछा गया है? तो आप लोग क्लास 12 का जो पहला ऑर्गेनिक का चैप्टर है हेलो अल्केन, ठीक है, एंड हेलो एरीन एंड हेलो एरीन, इससे पूछा गया है, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन का बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा गलती लगा है, ठीक है, आप लोग भी पढ़ो। क्वेश्चन क्या बोला? ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस CuSO4 इज डिपोजिटेड एट, ठीक है, यहां पे थोड़ा सा क्या है इसको देखो। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस CuSO4, यहां पे छूटा हुआ है Cu2+ आयन। Cu2+ आयन कहां पे डिपोजिट होगा ये पूछा है। तो एक्वस CuSO4 को जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो Cu2+ आयन कहां डिपोजिट होगा उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अब आगे सुनिए, Cu2+ कहां पे डिपोजिट होगा। देखो, जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम लोग कोई भी इलेक्ट्रोलाइट को इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो ये जो छोटा वाला स्टिक है वो है नेगेटिव टर्मिनल और बड़ा वाला क्या है? पॉजिटिव, ठीक है। अब तुम खुद सोच करके बताओ ना, Cu2+ किधर मूव करेगा, नेगेटिव के तरफ कि पॉजिटिव के तरफ? अरे अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, यानी ये मूव करेगा किधर? नेगेटिव प्लेट के तरफ। और जिधर नेगेटिव प्लेट के तरफ कौन मूव कर रहा है? सॉरी, Cu2+ मूव कर रहा है। Cu2+ पॉजिटिवली चार्ज आयन है यानी केटायन है, और जिधर केटायन मूव करता है उस वाले इलेक्ट्रोड को बोलते हैं कैथोड। देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड और कैथोड अलग अलग होता है। अब ये कोई बच्चा दिमाग लगाने लगेगा कि सर हम तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़े हैं, एनोड जो होता है वो क्या होता है? तो एनोड होता है पॉजिटिवली चार्ज और कैथोड होता है क्या? सॉरी, एनोड होता है नेगेटिवली चार्ज और कैथोड होता है पॉजिटिवली चार्ज। तो ये जो नेगेटिवली और पॉजिटिवली वाला कॉन्सेप्ट है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड कैथोड पहचानने का तरीका क्या है? जिधर केटायन मूव किया उधर वो होगा कैथोड, और जिधर एनायन मूव किया वो होगा एनोड, ठीक है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो एनोड होता है वो तो नेगेटिवली होता है और कैथोड जो होता है वो पॉजिटिवली होता है, बट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उल्टा हो जाता है। यहां पे कैथोड होता है क्या? नेगेटिवली, और एनोड होता है क्या? पॉजिटिवली। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। अब खुद सोचो, इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो Cu2+ किधर मूव करेगा सर? कैथोड के तरफ मूव करेगा, और अगर कैथोड के तरफ मूव करेगा तो डिपॉजिट भी कहां पे करेगा सर? तो ये कैथोड पे ही डिपॉजिट करेगा, यानी आंसर नंबर क्या होगा? ए होगा। ये आप लोगों का कौन सा चैप्टर से पूछा गया है? तो ये पूछा गया है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बात करें तो उसमें भी ये इलेक्ट्रोलाइसिस वाला टॉपिक से आपसे पूछा गया है सवाल, ठीक है। इसमें एक और याद रख लेना, कभी कभी आपका फेमस क्वेश्चन है, आपको एक्वस NaCl और मोल्टन NaCl से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात क्लियर है? ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द थर्ड सीरीज स्टेट, ठीक है, फ्रॉम Z इज एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। तो ये क्या बोल रहा है? थर्ड सीरीज स्टेट फ्रॉम। थर्ड सीरीज, इसमें भी थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, इसको बोलना था 3D सीरीज या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का बात कर रहा है, ठीक है। तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज कहां से कहां एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट को बोला जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। अब थर्ड ट्रांजिशन सीरीज किसको कहते हैं? स्कैंडियम भैया से जो जिंक भैया वाला एलिमेंट है, स्कैंडियम से Zn तक का जो एलिमेंट है, इसी को हम लोग 3D सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं, ठीक है। अब स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है सर? 21, और Zn का क्या होता है सर? 30। यानी जो थर्ड सीरीज स्टेट है ये एटॉमिक नंबर 21 से लेकर के कहां तक होगा? 30 तक, यानी आंसर नंबर ए होगा, ठीक है। उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आप लोग को पूछा गया है D&F ब्लॉक से, देख रहे हो ना, सब चैप्टर इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। D&F ब्लॉक से और क्या क्या इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जा सकता है, इसके लिए हम अलग से आप लोग का एक वीडियो बनाएंगे। और ये 10 से 15 दिन में जितना भी चैप्टर्स
है उसका सारा पीवाईक्यू अपलोड हो जाएगा, सिर्फ केमिस्ट्री का नहीं, मैं एक टीचर से बात किया हूं, फिजिक्स का भी मोस्ट प्रोबेबली आप लोग का इस चैनल पे पीवाईक्यू अपलोड हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब अगर हम बात करें तो इसका बात करते हैं, ये एक रिएक्शन है, ये भी हेलो अल्केन और हेलो एरीन का है। जब आप लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे होगे तो ये पढ़ाया गया होगा। अब देखो ये है तुम्हारा क्या, अल्काइल आयोडाइड, इसको केसीएन के साथ रिएक्शन करा है, क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो जब भी हम अल्काइल हैलाइड को केसीएन के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ रिएक्शन कराते हैं सर, केसीएन के साथ, तो क्या होता है, हेलोजन भैया हटता है और उसके जगह में सीएन जुड़ता है, यानी साइनाइड का फॉर्मेशन होगा। यहां पे क्या बनेगा, साइनाइड, तो आंसर नंबर बी होगा। अच्छा इसमें ना एक रिएक्शन और तुम लोग याद रख लेना, मेरा बात मान लो, और एक रिएक्शन और याद रखना क्योंकि ये पूछा जा सकता है, और वो ये पूछा जा सकता है, अगर ये सेम रिएक्शन को ना बच्चों हम एजीसीएन के साथ रिएक्शन कराते तो क्या होता, तो उस केस में आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, हो सकता है मॉडल पेपर में ये दिया और एग्जाम में ये पूछ लिया। तो ये दोनों रिएक्शन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। या फिर इसको दूसरा तरीका से भी पूछ सकता है, कैसे, आपको पूछ लेगा केसीएन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा, साइनाइड मिलेगा कि आइसोसाइनाइड मिलेगा, तो आप क्या बताना कि केसीएन के साथ रिएक्शन कराओगे तो साइनाइड मिलेगा और एजीसीएन के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या मिलेगा, आइसोसाइनाइड। गुड। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड। दो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो देखो ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे सॉल्यूशन को ना तीन टाइप में बांटा जाता है, और वो तीन टाइप क्या क्या है, एक को बोल रहे थे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा को कह रहे थे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, और तीसरा को कह रहे थे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये तीन टाइप का होता है ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे। आइसोटोनिक यानी आइसो का मतलब सेम, तो वैसे सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा उसी को कहोगे आइसोटोनिक। अरे हाइपर, तुम लोग सुने होगा ना, ये हाइपर हो गया, हाइपर होके मारपीट कर लिया। हाइपर का मतलब क्या होता है, ज्यादा या कम, गुड, ज्यादा, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर अगर ज्यादा होगा हाइपरटोनिक कहेंगे, और हाइपो का मतलब क्या होता है, कम। ठीक है, तो अब बताओ ना इसके बेसिस पे आंसर क्या होगा, हम नहीं बताने वाले हैं। ठीक है, अब ये मत कहना सर आप तो पूरा बता ही दिए। ठीक है, अब देखो क्या बोलना है, यहां पे बोला है टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर दो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा क्या कहेंगे बच्चों, बोलो बोलो बोलो, इसको हम लोग कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ये होगा। चलो आगे देखो नेक्स्ट, देखो यहां पे बोला गया है, नेक्स्ट सवाल क्या बोला है, द मोलर कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम। अब ये कैसे निकालोगे, ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सवाल है। अगर आपको याद होगा तो हमको मोलर कंडक्टिविटी को इस तरह के एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते थे जिसको लैम्डा एम कहते थे, और ये निकालने का फॉर्मूला क्या था, कापा इंटू 1000 बाई क्या था बच्चे, मोलैरिटी। मोलैरिटी का ही दूसरा नाम क्या है, मोलैरिटी को ही हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन। अरे कोई दिक्कत है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन। ठीक है, कापा यहां पे क्या है, कापा कंडक्टिविटी है। ठीक है, 1000 तो ये तुम्हारा कांस्टेंट ही है मान लो। ये जो लैम्डा एम है इसको हम लोग कहते हैं मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी, तो क्या बोल रहा है, द मोलर कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम फॉर द सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन यानी ये आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है, और चारों क्या दे रखा है बच्चों, चारों हमें दिया हुआ है मोलैरिटी। चार मोलैरिटी दे करके बोला कि कौन सा मोलैरिटी वाला सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होगा। तो बताओ ना, मोलर कंडक्टेंस और मोलैरिटी के बीच में कैसा रिलेशन, मोलर कंडक्टेंस और मोलैरिटी के बीच में रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या है कि अगर सर मोलर कंडक्टिविटी को ज्यादा करना है तो मोलैरिटी को कम करना पड़ेगा। ठीक है ना, अब बताओ यहां पे चारों ऑप्शन में
ठीक है, मोलर कंडक्टेंस को ज्यादा करने के लिए मोलैरिटी को कम रखना पड़ेगा। चारों ऑप्शन में सबसे कम मोलैरिटी कौन सा दिख रहा है? डी ऑप्शन। मेरा आंसर भी कौन सा हो जाएगा? डी होगा। ठीक है, तो जिसका मोलैरिटी सबसे कम होगा उसका मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होगा? ज्यादा। यही अगर तुमसे पूछता कि किसका मोलर कंडक्टिविटी सबसे कम होगा, तब उस केस में आंसर क्या हो जाता मेरा? सी ऑप्शन, यानी जिसका मोलैरिटी सबसे ज्यादा उसका मोलर कंडक्टिविटी सबसे कम, क्योंकि दोनों के बीच में कैसा रिलेशन? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। बोलो बात समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, ये था तुम्हारा नेक्स्ट सवाल। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। इस तरह का क्वेश्चन हर बार तुमको डी ब्लॉक से पूछा जाता है। अब इस तरह का क्वेश्चन करने का एकमात्र तरीका है और वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब याद रखना, अगर किसी भी आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुमको D0 दिख रहा है या D10 दिख रहा है, तो तुम बोल देना कि वो होगा कलरलेस। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, टिक मार करके, तो वो तुम लोग को पीछे में आंसर भी दिया हुआ है, वो कर सकते थे, बट हम पूरा आपको कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहे हैं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन दूसरा मिले तो आप आराम से बना सको। ठीक है, अब D0 और D10 कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? कलरलेस। इसके अलावा कोई भी कॉन्फ़िगरेशन दिख जाए D1 से लेकर के D9 तक, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कलर्ड। क्या बोलोगे? कलर्ड। क्वेश्चन क्या बोला? आप पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। कौन सा आयन कलर्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, यही हमसे पूछ रहा है। अब सबका कॉन्फ़िगरेशन लिखो। Sc3+ का अगर कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे ना, तो स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 4s2 3d1। 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है जी, तो यहां पे अगर तुम बात करोगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 4s0 3d0। D0 हम क्या बताएं? देख लो, कलरलेस। क्या बता रहे हैं? कलरलेस। नेक्स्ट, अगर हम इसका बात करें Zn2+ का, Zn2+ का वैसे कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आर्गन 4s2 3d10, यही होता है ना। तो Zn का कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d10, तो 2+ यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा 4s0 3d10। अरे ये भी D10 कॉन्फ़िगरेशन निकल गया, D10 तो कलरलेस होता है। ठीक है, Mn2+, तो Mn का कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d5, तो 2+ यानी 4s0 3d5 होगा, तो D5 है, मतलब ये क्या हो जाएगा? कलर्ड हो जाएगा। सर Ti+4 को भी एक बार चेक कर लीजिए, तसल्ली हो जाएगा। टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? स्कैंडियम टाइटेनियम 4s2 3d2, 4 इलेक्ट्रॉन निकालना है, S से भी 2 निकलेगा, D से भी 2 निकलेगा, ये D0 आएगा, मतलब ये भी कलरलेस होगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बाबू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग किसको कहते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का वह प्रॉपर्टी है, फिर से बोलना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का वह प्रॉपर्टी है जो किस पे डिपेंड करता है? अमाउंट पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं: रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब यहां पे अगर तुम बात करोगे तो चेक कर लो, हम बोले हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये क्या दिया है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब मेरा आंसर ए ही हो जाएगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अभी बोले थे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी होता है, इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? RLVP बोलते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट ये भी है, देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से सवाल पूछ रहा है जी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन याद रख लेना और चारों टाइप भी याद रख लेना। हो सकता है कि शॉर्ट आंसर में भी इसका डेफिनेशन पूछा जा सकता है तुम लोग को फाइनल एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट सवाल क्या बोला है? अ गैल्वेनिक सेल इज कंस्ट्रक्टेड विथ। एक गैल्वेनिक सेल है, उसको बनाया गया है और वहां पे 2 इलेक्ट्रोड लिए हैं, एक Zn का और एक Fe का। इसका EMF बोला है। अब ध्यान दो, अगर तुमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे करके EMF पूछा ना, तो इसके लिए वैसे तो 2-3 फॉर्मूला होता है, 3 फॉर्मूला होता है। देखो, अगर तुमको ई सेल निकालना है तो एक फॉर्मूला ये होता है, E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड।
अगर एनोड और कैथोड का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तब ये यूज करोगे। एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कैथोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से जोड़ देना, आंसर मिल जाएगा। सॉरी, कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल मतलब एनोड का ऑक्सीडेशन और कैथोड का रिडक्शन को जोड़ोगे तो तुमको ई सेल मिल जाएगा, यानी ई नॉट सेल मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा तरीका क्या है ई नॉट सेल निकालने का। यदि दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही दिया हुआ रहता है तब फॉर्मूला ये यूज करते हैं, ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। अब जब दोनों का ऑक्सीडेशन देगा ना तब फॉर्मूला कैसे याद रखोगे। ऑक्सीडेशन किसमें होता है, एनोड में, तो पहले एनोड को रखोगे, और रिडक्शन कैथोड में ऑक्सीडेशन नहीं होता तो बाद में कैथोड को रखोगे, और दोनों के बीच में माइनस का साइन लगाओगे। यानी अगर दोनों सेम दिया है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिडक्शन, तो जिसमें जो प्रोसेस होता है उसको पहले रखते हैं। अब इसी बेसिस पे अगर हम बोलेंगे अगर दोनों का रिडक्शन दिया है तब तुम क्या करोगे, गुड, रिडक्शन किसमें होता है, कैथोड में, यानी पहले हम रखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये हो जाएगा। अब आगे बातों को समझिए, यहां पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहां पे पोटेंशियल देखो ना क्या दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। अब सर हमको ये भी नहीं आता है, कोई बात नहीं, तुम मेरे चैनल पे हो, आपको सब कुछ यहां पे सिखा दिया जाएगा। देखो तुम क्या करो, ई नॉट पहले देखो, इसके बगल में चार्ज देखो 2+, 2+ से कोई चार्ज नहीं है, जीरो, अगर घट रहा है ना तो रिडक्शन है, यहां पे भी घटा है मतलब क्या है, रिडक्शन है। तो ये तुम लोग समझ गए होंगे। अगर ई के बगल में जो आयन लिखा हुआ है और उसके बाद में देखना, अगर चार्ज घटता हुआ दिखा ऑक्सीडेशन, बढ़ता हुआ दिखा तो रिडक्शन। सर बढ़ने वाला भी एक एग्जांपल बता दीजिए ना, कोई बात नहीं, ई नॉट Zn से Zn2+, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो देखो ना अभी चार्ज क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, मतलब इसके बगल में जो पोटेंशियल लिखा जाएगा वो ऑक्सीडेशन होगा। और अगर हम इसी को ऐसे लिखे ई नॉट Zn2+ से Zn, यानी ये अपना होगा रिडक्शन। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर बात समझ में आया होगा तो तुम लोग 4 लोग को वीडियो जरूर शेयर करोगे और सब्सक्राइब भी कराओगे। आगे देखो अब, ठीक है, अगर हम यहां पे बात करें तो ये समझ में आ गया कि सर दोनों का दोनों तो है रिडक्शन, दोनों का दोनों अगर रिडक्शन है मतलब ये बात समझ में आ चुका है कि हमको फॉर्मूला ये यूज करना होगा। अब सर हमको ये नहीं पता चल रहा है कि कौन कैथोड है और कौन एनोड है, फिर से टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अब एनोड का डेफिनेशन याद है ना, वो हाफ सेल जिसमें कौन सा प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड किसको कहते हैं, वो हाफ सेल जिसमें कौन सा प्रोसेस होता है, रिडक्शन। यानी अगर हम कैथोड का बात करें तो कैथोड में होता है रिडक्शन, तो तुम खुद बताओ तुम किसको कैथोड बनाना चाहोगे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा कि रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। गुड, कैथोड में रिडक्शन होता है तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसी को हम लोग कैथोड बनाएंगे। बताओ यहां पे किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है जी, गुड। अब ये मत कहना, देखो -0.76 -0.41, माइनस में वैल्यू जितना छोटा उतना बड़ा, यानी Fe का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा तो Fe बनेगा कैथोड, Zn बनेगा एनोड। ठीक है, यानी अब हम यहां पे ई नॉट सेल अगर निकाले तो ई नॉट किसका पहले रखेंगे, कैथोड का, यानी -0.41। अब देखना बच्चा गलती कैसे करता है बाबू, बीच में एक माइनस का साइन होगा और फिर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, तो ये एनोड होगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है बताओ, -0.76 है। क्या होगा बताओ, -0.76। अब कर लो ना इसको सॉल्व, -0.41 माइनस इंटू माइनस प्लस 0.76, अरे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस करोगे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 3 और साइन प्लस आएगा, यानी प्लस 0.35 वोल्ट, प्लस 0.35 वोल्ट। यानी तुमको आंसर चमकना शुरू हो चुका होगा और पूरा तुम लोग को आंसर दिख चुका होगा। आंसर नंबर क्या होगा, सी होगा। अब तुमको यहां पे देखो एक क्वेश्चन है, हम बस टिक नहीं मारे, तुमको कितना सारा ये 3 फॉर्मूला सिखाए। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला आप लोग सीख गए, ये भी सीख गए कि रिप्रेजेंटेशन से हम कैसे पता लगा सकते हैं कौन एनोड है और कौन कैथोड है, और आप ये भी सीख गए कि हम लोग किस प्रकार से ई नॉट सेल निकालेंगे। था ना मजेदार कॉन्सेप्ट। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देखो,
द जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज। अब ये नॉर्मल डाटा बेस्ड क्वेश्चन है डी ब्लॉक का। तुमसे ये पूछा कि डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1d 1 से लेकर के 10 तक और ns 1 से लेकर के 2 तक। अब याद रखना, एक हम तुम लोग को यहां पे पॉइंट बता दे रहे हैं, ये जेई और नीट जो बच्चे एग्जाम दे रहे होंगे उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, वो एक एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। पूरा डी ब्लॉक में हर एलिमेंट इस जनरल फॉर्मूला को सेटिस्फाई करता है, बट एक सेटिस्फाई नहीं करता, वो है पीडी। पीडी के एस में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो अगर जेई और नीट में अगर ये सवाल पूछ ले कि क्या ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए है, तो आप कहोगे नहीं है, ये एक डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए नहीं है। और वो कौन सा था? पीडी। आप लोग नोट कर लेना, क्योंकि ये जैक बोर्ड का क्वेश्चन सीरीज है, तो अभी हम उतना डेप्थ में नहीं जाते हैं। जो बच्चे नीट और जेई के प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनके लिए अलग से सीरीज चलाया जाएगा। बस आप लोग मेरे साथ अंत तक जुड़े रहना, आपको केमिस्ट्री में अच्छा से अच्छा स्कोर कराने का मेरा जिम्मेदारी है। चलो तो बताओ, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? n-1d ns 1 से लेकर के कहां तक? 2 तक। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट। अच्छा, डी ब्लॉक का अगर पूछा है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो तुम्हारा जिम्मेदारी है एफ ब्लॉक का भी याद करने का। तो कहोगे सर थोड़ा बता ही दीजिए ना एफ ब्लॉक का। बच्चे, एफ ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-2f 1 से लेकर के 14 तक, फिर n-1d 0 से लेकर के 1 तक और ns 2। ये तुम्हारा एफ ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहां पे भी एक एक्सेप्शन होता है। एक एफ ब्लॉक है एक्टिनॉइड सीरीज का, जो कि है थोरियम, उसके एफ में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, उसका इलेक्ट्रॉन डी में माइग्रेट कर जाता है। ये भी तुम पॉइंट याद रख सकते हो, ये सारा कुछ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और चाहे आप जैक में हो, सीबीएसई में हो, नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो, भैया तुम्हारा सिलेबस एनसीईआरटी ही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, विच कंसंट्रेशन यूनिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अरे याद रख लेना, कंसंट्रेशन टर्म 4 होता है, इसको हम 2 भाग में बांट भी देते थे। सॉल्यूशन का पूरा वीडियो ही डला हुआ है मेरे चैनल पे, तुम लोग देखना, ठीक है। 2 भाग में बांट देना, एक होगा वॉल्यूम रिलेटेड वाला, एक होगा क्या? वॉल्यूम वाला, और एक होगा मास वाला, ठीक है। वॉल्यूम में क्या क्या मेन अगर हम बात करें तो आता है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, एक है मोलारिटी, ठीक है, एक है नॉर्मेलिटी, ठीक है। तुम फॉर्मेलिटी को भी यहीं पे रख सकते हो। तो ये सब आपका क्या है? ये सब आपका वॉल्यूम रिलेटेड वाला है। मास रिलेटेड वाला कौन कौन सा हो जाएगा? परसेंटेज वेट बाय वेट, मोलालिटी, ठीक है, फिर आएगा मोल फ्रैक्शन, ठीक है, एक आएगा आपका पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन, ये सब आता है, ठीक है। अब जो भी वॉल्यूम है, तुम खुद इमेजिन करो, अगर टेम्परेचर को चेंज करोगे वॉल्यूम चेंज करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। टेम्परेचर के चेंज करने से मास चेंज करता है? नहीं करता है। यानी वॉल्यूम रिलेटेड वाला जितना भी कंसंट्रेशन टर्म होगा सब टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, यानी टेम्परेचर डिपेंडेंट। अरे जोर से इसका भी बोल दो भाई, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब तुम्हारे पास में सारा डाटा अवेलेबल है भैया, कोई भी ऑप्शन देकर के पूछ ले तुम लोग आंसर मार सकते हो। क्या बोला है? विच कंसंट्रेशन यूनिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। कौन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है? इसका आंसर तुम लोग को दिख चुका होगा सारे पब्लिक को। आंसर क्या होगा? मोलालिटी, ठीक है। इसके अलावा 3 और कंसंट्रेशन टर्म है, परसेंटेज वेट बाय वेट भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, और पीपीएम पीपीबी ये भी डिपेंड नहीं करता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखना। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ, और अगला सवाल है द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Cu2+। अब इसको तुम कैसे करोगे, इसको देखो। अरे Cu2+ को रिड्यूस करना है तो गांव का बच्चा को पता होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं क्या?
रिडक्शन, यानी इसको रिड्यूस करने के लिए हम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तब ये कन्वर्ट होगा Cu सॉलिड में। अरे आया ना, ठीक है। अब देखो बच्चों यहां पे Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तभी ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। अब अगर एक Cu होता तो 2 इलेक्ट्रॉन देते, अरे 1 मोल Cu होगा तो कितना मोल इलेक्ट्रॉन देंगे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन देंगे। यानी 1 मोल Cu को रिड्यूस करने के लिए कितना मोल इलेक्ट्रॉन लगेगा हमको, 2 मोल इलेक्ट्रॉन लगेगा। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, 1 फेराडे। अरे फिर से बोलो कितना चार्ज होता है, 1 फेराडे। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के पास अगर 1 फेराडे तो 2 मोल के पास कितना फेराडे होगा, 2 फेराडे। और 1 फेराडे में कितना कूलम होता है, 96,500। तो अगर सर 1 फेराडे में 96,500, इसको रिड्यूस करने के लिए हमको 2 फेराडे लगा, इसका मतलब चार्ज होगा 2 इंटू 96,500। बिल्कुल सही सोच रहे हो, इसको मल्टीप्लाई करो तो यहां पे आ जाएगा 19300, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर तुमको अभी भी तकलीफ है ना, तुम कैसे करना, जो भी तुम्हारा मोल दिया हुआ है इसको ये चार्ज से मल्टीप्लाई कर देना, तो तुमको मिल जाएगा चार्ज फेराडे के टर्म में, और उसको 96,500 से मल्टीप्लाई कर देना कूलम के टर्म में, मिल जाएगा। ऑप्शन तुमको फेराडे के टर्म में भी दे सकता है, कूलम के टर्म में भी दे सकता है। अगर फेराडे के टर्म में दिया है तो चार्ज को डायरेक्टली मोल से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर मिल जाएगा। और अगर कूलम के टर्म में दिया है तो चार्ज को मोल से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको 96,500 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के पास 96,500 कूलम चार्ज होता है, और 96,500 कूलम को ही हम लोग क्या कहते हैं, 1 फेराडे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहां पे बोला है द रिएक्शन बिटवीन HCHO विथ CH3 MgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस गिव्स। हम पूरा रिएक्शन बताते हैं, हमको तो आंसर पता है, बट देखो रिएक्शन क्या है। ये अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर का रिएक्शन है जी। HCHO यानी ये है अपना फॉर्मल्डिहाइड, इसको हम एक्सपैंड करके लिख रहे हैं। यहां पे है CH3 MgBr, इसको प्यार से आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हो। यहां पे प्लस आएगा, यहां पे क्या आएगा सर, माइनस आएगा। अब ये जो ऑक्सीजन है ये है खूंखार आदमी, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो यहां आएगा डेल्टा नेगेटिव, यहां आएगा डेल्टा पॉजिटिव। जैसे पॉजिटिव सेंटर को ये कार्बन देखेगा कि इसका भाई तकलीफ में है, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाकर के यहां दिया, ये तुरंत यहां पे चला जाएगा, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पे। अब देखो कार्बन जो है ना वो अच्छा आदमी है, ये मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब मत कहना सर हम तो एक ही बॉन्ड बनाते हैं, हम तेरा बात नहीं कर रहे हैं, हम कार्बन का बात कर रहे हैं कि ये कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो जैसे ये यहां पे इसको हेल्प करने के लिए बोलेगा, पहुंचेगा, तो कार्बन बोलेगा हम तो 5 बॉन्ड नहीं बना सकते हैं। CH3 कहेगा एगो बॉन्ड को तोड़ो ना। कौन बॉन्ड को तोड़ेगा, जो कमजोर होगा। और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड होता है, और पाई बॉन्ड वीक होता है, तो ये तुरंत टूटेगा और दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चला जाएगा, ठीक है। और इस तरह का यहां पे एक स्पीसीज बन जाएगा। देखो ध्यान से, कार्बन इसके पास में 2 हाइड्रोजन था, ऐसे CH2 लिख लेंगे, इसके साथ में CH3 जुड़ गया है तो यहां पे लिख लेंगे ऑक्सीजन, और इसके ऊपर में क्या चल चुका है, माइनस चार्ज। अब बोला है इसको हाइड्रोलिसिस कराने, यानी वाटर के साथ रिएक्शन। अरे हाइड्रोलिसिस कराओगे ना तो ये आपको देता है H+ आयन, ये H+ इसको जाकर के करेगा अटैक, CH3 CH2, और यहां पे आ जाएगा OH, बन गया तुम्हारा एल्कोहल, ठीक है। आगे यहां पे एक और लाइन याद रखना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा, इसको हम लोग फॉर्मल्डिहाइड ही कहते हैं, तो आपको अल्कोहल मिलेगा, और उस अल्कोहल का डिग्री 1 होगा। ये बात भी आप लोग अपने नोट में कर लेना, यानी इसका आंसर दिख रहा होगा तुमको, कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है इसमें। यहां पे एक और रिएक्शन है जी, इसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड को तुम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराओगे 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, और कीटोन जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो 3 डिग्री अल्कोहल मिलता है। ये सवाल भी आपसे PYQ में पूछा गया है, जो सीरीज हम लेकर के आने वाले हैं उसमें ये भी आप लोग को बताया जाएगा, बस मेरे साथ जुड़े रहना। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो ये फिनोल है, ये रिएक्शन ना तुम लोग क्लास 11 में भी पढ़ते हो और 12 में भी पढ़ते हो, अल्कोहल फिनोल ईथर में। फिनोल को जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा। देखो अगर हम फिनोल किसको कहते हैं, बेंजीन रिंग के ऊपर में जो OH ग्रुप होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं फिनोल। इसी को क्या कहते हैं, फिनोल।
इस फिनोल को जब तुम जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कराते हो तो ये कन्वर्ट हो जाता है बहनजी में, बहनजी नहीं बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? बेंजीन में। यानी मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? बोलो, ए हो जाएगा। बेंजीन मतलब समझ में आ गया। क्लोरोबेंजीन यानी इसका बात कर रहा है, तो ये कभी यहां पे नहीं बनेगा। स्ट्रक्चर भी तुमको पता होना चाहिए। एनालीन किसको कहते हैं जी? बेंजीन रिंग के ऊपर में NH2, इसी को हम लोग कहते हैं एनालीन, और इसी का यूज तो करते थे सेंडमेयर्स रिएक्शन में। नन ऑफ दीज। तो मेरा आंसर है बेंजीन, तो आंसर होगा ए। स्ट्रक्चर भी तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि स्ट्रक्चर से कन्वर्जन पूछा जाता है। अभी जो सेक्शन डी है उसमें कुछ कन्वर्जन वाला भी क्वेश्चन है, वो भी हम लोग करेंगे। बस वीडियो को लास्ट तक देखना। आगे देखो अब नेक्स्ट, यहां पे बोला है रेट इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ SOCl2 इज एग्जांपल ऑफ। आपको बेसिकली यहां पे रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया गया है। अब रेट लॉ एक्सप्रेशन में क्या बोला गया है कि रेट जो है वो K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ SO2Cl2 के इक्वल है, और तुमसे बोला कि ये किसका एग्जांपल है। अगर तुमको रेट लॉ एक्सप्रेशन पता है और ऑर्डर निकालना है ना, तो क्या करना, रेट लॉ एक्सप्रेशन के ऊपर में जो भी पावर है, रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर में जो भी पावर है वही उसका ऑर्डर होगा। पावर कुछ नहीं दिख रहा मतलब 1 होगा, तो तुमको आंसर पता चल चुका होगा। ये किसका एग्जांपल है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। ये किसका एग्जांपल है जी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो ये मेरा आंसर होगा। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो तुमसे बोला है कि कौन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ये चारों तुम्हारा 3D सीरीज का है। 3D सीरीज में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बाबू होता है Mn का, और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट भी कौन सा होता है? +7 होता है। बात क्लियर है? अगर वही पूरा डी ब्लॉक में पूछता ना, तो पूरा डी ब्लॉक में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑस्मियम का होता है और रोडियम का होता है। +8 तक जाता है इनका ऑक्सीडेशन स्टेट। ये भी बात ध्यान में रखना। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इनमें अगर बात करोगे 3D सीरीज में, तो Mn का होता है जो कि है +7, और पूरे डी ब्लॉक में हाईएस्ट इन दो एलिमेंट का होता है जो कि +8 तक जाता है। इस बात को भी ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ FeC2O4 होल थ्राइस 3 - अब तुम लोग इसको खुद से निकालना, हम प्रोसेस सिखा देते हैं तुमको, क्योंकि अगर कोई भी इसके अलावा क्वेश्चन दे तो तुम आराम से बना सको। क्वेश्चन यही बोला है ना, FeC2O4 होल 3 और यहां पे 3 - सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो। अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर का बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ लिगेंड। क्या होता है? नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी। इनटू क्या होता है? डेंसिटी। अब ये मत बोलना डेंसिटी किसको कहते हैं। अगर किसी बच्चे को डेंसिटी किसको कहते हैं ये नहीं पता है, तो डेंसिटी का मतलब होता है बाबू लोग डोनर सेंटर। देखो लिगेंड किसको कहते हैं ना, लिगेंड वो स्पीसी को बोला जाता है जो किसी दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। वो स्पीसी जो इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। बात क्लियर है? ठीक है। अब लिगेंड कितना सेंटर से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है वो इसका डेंसिटी कहलाता है। अब C2O4 2- का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है। C2O4 2- यानी CO-, इसको ऑक्सलेट कहते हैं। ये दो जगह से एटम, ये दो सेंटर से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, मतलब इसका डेंसिटी कितना होगा? 2 होगा। और नंबर ऑफ लिगेंड यहां पे 3 दिख रहा है, तो 3 दूनी कितना हो गया? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। तो सर Fe क्या है? Fe को कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम। ये सब बेसिक बातें हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। उम्मीद है आप अगर ये देख रहे होगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जरूर पढ़े होगे, और अगर नहीं ही पढ़े हो, ठीक है, तो ये भी हम लोग जो क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं वहां पे हम पढ़ा देंगे, बस बने रहना। आगे देखो नेक्स्ट, अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन नंबर का, तो ऑक्सीडेशन नंबर अभी नहीं पता है तो हम लोग क्या बोलेंगे? X बोल देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पे, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर इसका नहीं पता है तो क्या मान लोगे? X बोल दोगे। अब यहां पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? तो लिगेंड का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो चार्ज के इक्वल होता है। तो C2O4 के ऊपर में टोटल 2- चार्ज होता है, यानी इसका जो तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा ना,
सॉरी इसका जो तुम्हारा चार्ज होगा वो 2- है, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर को 2- बोलोगे। तो एक के ऊपर में 2- तो 3 के ऊपर में -6 इज इक्वल टू नेट चार्ज होगा -3। तो x का वैल्यू आएगा -3 + 6 यानी आएगा +3। तो जो तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पे आ रहा है वो आ रहा है 6 और ऑक्सीडेशन नंबर जो आ रहा है वो आ रहा है 3। तुमको आंसर दिख चुका होगा, आंसर होगा ए। आंसर क्या होगा? ए होगा। ये है कहानी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट बोला है अमॉन्ग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विच शोज सॉल्वेट आइसोमर। अजी सॉल्वेट आइसोमर्स को ही हम लोग हाइड्रेट आइसोमर कहते हैं, हाइड्रेट आइसोमर्स। अब देखो हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमर शो करने के लिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के पास वाटर मॉलिक्यूल होना जरूरी है। अब चेक करो ना वाटर मॉलिक्यूल किसमें है। पहला में तो दिख ही नहीं रहा है, दूसरा में दिख ही नहीं रहा है, तीसरा में दिख ही नहीं रहा है, चौथा में दिख रहा है। मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है। अगर तुम इसका बात करोगे ना तो ये आयोनाइजेशन शो कर सकता है। इसका अगर बात करोगे तो ये भी आयोनाइजेशन, ये आयोनाइजेशन, हाँ ये भी आयोनाइजेशन शो करने का पॉसिबिलिटी रखता है। ठीक है। यहां पे अगर बात करोगे तो एनायन और कैटायनिक दोनों पार्ट में कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, तो ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर शो कर सकता है। और ये तुम्हारा सॉल्वेट यानी हाइड्रेट आइसोमर शो करेगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पे CH3 CH2Cl इसको NaI के साथ रिएक्शन कराए हैं और प्रेजेंस रखे एसीटोन का, तो बनता है अल्काइल आयोडाइड, साथ ही साथ NaCl। बोला इस रिएक्शन का नाम क्या होगा? अब तक तुम लोग जान चुके होंगे। इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं फिंकल-स्टीन रिएक्शन। क्या कहते हैं? फिंकल-स्टीन रिएक्शन। अब अगर हम बात करें यहां बाकी रिएक्शन का, ऊर्ज रिएक्शन किसको कहते हैं? तो ऊर्ज रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड को हम लोग 2 मोल सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं और प्रेजेंस रखते हैं ड्राई ईथर का। तो जितना कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड होता है उससे दुगुना कार्बन वाला अल्केन बनता है, यानी ये रिएक्शन कहलाएगा ऊर्ज रिएक्शन। और सेंडमेयर्स रिएक्शन में क्या होता है? तो सेंडमेयर्स रिएक्शन में हम लोग बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट लेते हैं N2+Cl-, इसको हम लोग क्यूप्रस हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं Cu2H2 के साथ। X के प्लेस में Cl होगा या Br होगा, इसको सेंडमेयर्स कहते हैं। इसमें एक और पूछा जा सकता है, एक है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन से हम लोग अल्काइल क्लोराइड बनाते हैं। ठीक है। इस रिएक्शन के बारे में एक और बात याद रखना, जो स्वार्ट्स रिएक्शन होता है और ये जो फिंकल-स्टीन रिएक्शन है इनको हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं। तो फिंकल-स्टीन का एक और नाम है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ये अपनी नोट्स कॉपी में लिख लीजिएगा। और हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन का एक और एग्जांपल है जो कि है क्या? तो वो है मेरा स्वार्ट्स रिएक्शन। ये भी पूछा जाता है कि किन 2 रिएक्शन को हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कहते हैं। तो एक है स्वार्ट्स और दूसरा क्या है? फिंकल-स्टीन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल यहां पे क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल गो एल्डोल कंडेंसेशन। देखो एल्डोल कंडेंसेशन देने के लिए एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और कम से कम मान करके चलते हो 2 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है बट एक ही है। अल्फा हाइड्रोजन किसको कहते हैं? जो अल्फा कार्बन के साथ अटैच होता है। और अल्फा कार्बन किसको कहते हैं? जो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर तुम यहां पे बात करोगे इसका स्ट्रक्चर देखो, CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। ठीक है। देखो एल्डोल तो ये दे सकता है बट एल्डोल कंडेंसेशन ये नहीं दे पाएगा क्योंकि इसके पास में एक ही अल्फा हाइड्रोजन है। यहां पे बात करोगे तो यहां पे इस तरह से CH3 डबल बॉन्ड C, ठीक है, डबल बॉन्ड O और यहां सॉरी डबल बॉन्ड C और यहां पे है C डबल बॉन्ड OH। CHO को ही ऐसे लिखते हैं, तो यहां पे कोई अल्फा हाइड्रोजन दिखाया ही नहीं, तो ये एल्डोल देगा नहीं। नेक्स्ट बेंजल्डिहाइड, ये एग्जांपल ही याद रखना, 2 एल्डिहाइड जो कि फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड कभी एल्डोल नहीं देता है, तो ये भी तुम्हारा एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। बचता है ये, देख लो इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन है और 2-2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये तुम्हारा एल्डोल कंडेंसेशन देगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। 2 एग्जांपल यहां पे जरूर लिख लेना, बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड एल्डोल नहीं देता है। ठीक है। तो बेंजल्डिहाइड और एल्डोल सॉरी बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड क्या रिएक्शन देता है? वो कैनिजारो रिएक्शन देता है। एल्डोल वो देते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है और वो एल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन देता है
जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। एल्डोल तुम्हारा एल्डिहाइड भी दे सकता है, कीटोन भी हो सकता है, दे सकता है, बस उसके पास में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोला है वन ऑफ द रिएजेंट फॉर गेटरमैन रिएक्शन। बाबू दो रिएक्शन था, एक था गेटरमैन कोच रिएक्शन जिसको फॉर्माइलेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ये गेटरमैन रिएक्शन का बात कर रहा है। गेटरमैन रिएक्शन हम लोग इसको कहते हैं जब बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट को या बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को कॉपर पाउडर प्लस HX के साथ रिएक्शन कराते हैं और डाइएजोनियम ग्रुप हट जाता है और वहां पे हेलोजन जुड़ जाता है। इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं गेटरमैन रिएक्शन। ये X के प्लेस में आइदर Cl होगा या फिर क्या होगा, Br होगा। आइदर Cl होगा या फिर क्या होगा, Br होगा। मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, A होगा। ठीक है, सिर्फ कॉपर के साथ नहीं होगा, CuBr HBr नहीं, कॉपर पाउडर लिया जाता है, कॉपर प्लस HBr या HCl, C6H6 भी नहीं होगा। आंसर तुम्हारा A होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एनालीन इज, एनालीन किसको कहते हैं, तो एनालीन कहा जाता है बेंजीन रिंग के ऊपर में जो NH2 होता है इसी को बोलते हैं। मोर बेसिक देन NH3, तो बोल रहा है एनालीन का बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो अमोनिया से ज्यादा है। बच्चा ये गलत है, क्योंकि एनालीन में जो लोन पेयर प्रेजेंट होता है ना वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, जिसके कारण ये आसानी से डोनेट नहीं करता है। तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होता है और इसका ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहां पे बोला लेस बेसिक देन NH3, ये सही है। इक्वल बेसिक स्ट्रेंथ देन NH3 ये भी गलत है, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। तो ये बात याद रखना, एनालीन का बेसिक स्ट्रेंथ अमोनिया से कम होता है। इसका रीजन क्या है कि इसमें जो लोन पेयर, देखो यहां का जो बेसिक स्ट्रेंथ का कहानी है वो लोन पेयर के वजह से, इसका जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में चला जाता है। इसको ऐसे समझो, मान लो कि तुम्हारा एक दोस्त है जिससे तुमको उधारी लेना है। अब उसका पैसा जो है वो कुछ दिन तक पापा के पास जाता है, मम्मी के पास जाता है, फिर उसके पास आता है। एक और दोस्त है, उसका पैसा उसी के पास में रहता है। तुम बताओ किससे पैसा लेना आसान होगा, ऑब्वियसली दूसरा वाला दोस्त से जिसका पैसा उसी के पास रहता है। तो इसको लोन पेयर को समझ लो पैसा, और जो पैसा देगा आसानी से उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। इसका पैसा रेजोनेंस में जाता है तो ये आसानी से नहीं देगा, इसका पैसा इसी के पास है तो आसानी से दे सकता है, इसलिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है और इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होता है। यहाँ पे पीकेवी से भी सवाल पूछा जाता है जो हम लोग पीवाईक्यू वाला सीरीज में डिस्कस करेंगे। आगे देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट बोला है 1 डिग्री एसिड अमाइड में बी कन्वर्टेड इनटू अमाइन बाय। 1 डिग्री एसिड अमाइड किसको कहते हैं, RC डबल बॉन्ड ONH2, इसी को कहते हैं 1 डिग्री एसिड अमाइड। इसको अमाइन में बदलने का 2-3 तरीका है। पहला, तुम इसको LiLH4 के साथ रिएक्शन करा दोगे ना तब भी कांड हो जाएगा, मतलब बन जाएगा ये अमाइन में, बट उसका कोई नेम नहीं है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, दूसरा बोला है क्लेजिन रिएक्शन, पर्किन रिएक्शन, सेंडमेयर्स रिएक्शन। तो अगर 1 डिग्री एसिड अमाइड को अमाइन में बदलना है तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन ही कराते हैं, यानी इसको Br2 के साथ रिएक्शन कराया जाता है, प्रेजेंस रखते हैं कोई भी एक बेस का, KOH का। उस केस में ये पूरा ग्रुप हटता है और एक कम कार्बन वाला अमाइन का फॉर्मेशन होता है। तो 1 डिग्री एसिड अमाइड को अमाइन में बदलने के लिए तुम ये रिएक्शन यूज करोगे, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन या हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन भी कहते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। माल्टोज इज डाइसैकेराइड ऑफ। माल्टोज किसका डाइसैकेराइड है, देखो कार्बोहाइड्रेट चैप्टर यानी बायोमोलिक्यूल्स में बताया जाता है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड जिसको और नहीं तोड़ सकते हो, डाइसैकेराइड जिसको तोड़ने पे 2 सिंपल यूनिट मिलता है। तो माल्टोज को अगर तोड़ोगे ना तो 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलता है, तो ये डाइसैकेराइड है किसका, ग्लूकोज और ग्लूकोज का, ये बात भी ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं हम लोग शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में, और शॉर्ट आंसर में पहला क्वेश्चन तुमसे क्या बोल रहा है, मोल फ्रैक्शन, कि हम लोग मोल फ्रैक्शन किसको कहते हैं। अब देखो, अगर हम मोल फ्रैक्शन का बात करें तो मोल फ्रैक्शन को इस तरह के एक्स लाइक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। और मोल फ्रैक्शन का अगर हम आंसर का बात करें तो मोल फ्रैक्शन किसे कहा जाता है, ये बेसिकली रेशियो होता है किसके किसके बीच का, सॉल्यूट का रेशियो सॉल्यूशन के साथ में, या सॉल्वेंट का रेशियो सॉल्यूशन के साथ में। यानी सॉल्यूट और सॉल्यूशन के बीच का रेशियो या सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग मोल फ्रैक्शन कहते हैं। तो मोल फ्रैक्शन को अगर हमको डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज
इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट टू दी टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टू दी टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टू दी टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इसी को हम लोग मोल फ्रैक्शन कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन। अब अगर तुमको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिखना है तो सॉल्यूट को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, बी यानी सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालने का फॉर्मूला होता है ऊपर में मोल ऑफ सॉल्यूट और नीचे में रखोगे मोल ऑफ सॉल्यूशन, और मोल ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल होता है। उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालने का फॉर्मूला होता है ऊपर में मोल ऑफ सॉल्वेंट और नीचे में रखते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। एक और यहां पे याद रख लेना कि मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट को ऐड करोगे तो इसका वैल्यू 1 के इक्वल होता है। अब तुम एग्जाम में इतना बड़ा मत लिख देना, बस ये डेफिनेशन लिख करके ये फॉर्मूला लिख लोगे, काम हो जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है, आराम से पूरा नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत उम्मीद है नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब क्या बोला है, फॉर अ रिएक्शन ए प्लस बी प्रोडक्ट द रेट लॉ इज गिवन बाय। तो इस रिएक्शन के लिए तुमको रेट लॉ दिया हुआ है, और इस रिएक्शन का रेट लॉ क्या दिया हुआ है बताओ जरा, यही है ना, R इज इक्वल टू ए का पावर 1/2 बी का पावर 2। आगे बोला है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। गांव का बच्चा को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पता होता है। जोर से एक बार कमेंट में बता दीजिए क्या होता है, ठीक है। जो रेट लो एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर में जो पावर है उसी को हम लोग कहेंगे ऑर्डर। यहाँ पे क्वेश्चन में के छूट गया है, के रहता है, तो यहाँ पे क्या होगा 1/2 प्लस 2, ठीक है, एलसीएम ले लो, यहां से आ जाएगा 2, तो यहां से आ जाएगा क्या 1 प्लस 4, यानी ये आ जाएगा 5/2, यही आएगा ना, 1 प्लस 4 यानी कितना आ जाएगा 5/2। बोलो इसमें किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या। तो इस तरह से रेट लो एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर में जो पावर होता है उसी का सम को हम लोग ऑर्डर कहते हैं, ये भी देख लो। आगे देखो नेक्स्ट, व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। देखो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किसको कहते हैं, देखो होता क्या है बात को समझिए। अगर हम बात करें थर्ड ग्रुप का और फोर्थ ग्रुप का डी ब्लॉक में, यहां पे होता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, इट्रियम, जर्कोनियम, लैंथेनम, हॉफनियम। देखो नॉर्मल ट्रेंड तुम क्या पढ़े हो, टॉप से बॉटम जाने पे साइज बढ़ता है, यानी तुम यहां से यहां आओगे साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और साइज यहां पे इंक्रीज करता है। बट यहां से यहां आने पे साइज इंक्रीज करने के बजाय कांस्टेंट हो जाता है। अब कांस्टेंट क्यों होता है, तो यहां से यहां जो है ना वो 14 एलिमेंट का गैप होता है, गैप ऑफ 14 एलिमेंट, ठीक है। और ये जो 14 एलिमेंट का गैप होता है ये कौन सा ब्लॉक में एंटर करता है, एफ ब्लॉक में एंटर करता है। और एफ ब्लॉक में जो एलिमेंट एंटर करता है तो वहां का जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो आपका वहां का इलेक्ट्रॉन है वो एंटर करता है एफ सबसेल में, और एफ सबसेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो लगाता है पुअर स्क्रीनिंग। क्या लगाता है, पुअर स्क्रीनिंग, ठीक है, जिसके कारण जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है बाहर वाला सेल के इलेक्ट्रॉन पे वो बढ़ जाता है और साइज जो है वो घट जाता है। तो यहां दो फेनोमेना काम करता है, जर्कोनियम से हॉफनियम आओगे तो एक सेल ऐड होगा उस साइज को बढ़ाता है, पुअर स्क्रीनिंग के कारण साइज वापस से घट जाता है। इसी घटने का फेनोमेना को बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि ये जो 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट है ना लेंथेनम के बाद वाला, इसको लेंथेनॉइड बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, लेंथेनॉइड बोला जाता है। तो हम क्या बोल सकते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का डेफिनेशन, सिंपल सा बात ये लिख सकते हैं कि ऑन मूविंग फ्रॉम ये 4D सीरीज है और ये 5D सीरीज है, 4D to 5D सीरीज,
4D to 5D series, addition of new cell increases the size, but after lanthanum, LA यानी lanthanum, 14 element enters in F block and electron enters in F subcell, which provide poor screening, due to which Z effective increases, यानी effective nuclear charge, and size decreases. This is known as lanthanoid contraction. This is known as lanthanoid contraction. अगर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पूरा डिटेल में समझना है तो मेरे चैनल पे डी एंड एफ ब्लॉक का पूरा कंप्लीट लेक्चर डाला हुआ है, आप वहां देखोगे तो पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट किसको कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसको कहते हैं, ये सारा बात। और जिसको उतना कष्ट नहीं करना, ये डेफिनेशन याद रख लेना। समझने के लिए क्या याद रख सकते हो, डी ब्लॉक में 4D से 5D सीरीज आने पे एक सेल जुड़ता है जो साइज को बढ़ाता है। लेंथेनम के बाद में जो 14 एलिमेंट का गैप है उसमें इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में एंटर करता है, वो पुअर स्क्रीनिंग लगाता है जिसके कारण बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है और वो साइज को घटा देता है। साइज ना ही घटता है ना ही बढ़ता है, साइज कांस्टेंट हो जाता है। इसी फेनोमेना को हम लोग कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये चुपचाप से तुम स्टेटमेंट लिख सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोला है राइट ऑल द जियोमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ PTNS3 BrCl PY। अब देखो, अगर तुम बात करोगे ना तो ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये इस टाइप का है, MABCD, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स MABCD टाइप का है तो ये टोटल 4 जियोमेट्रिकल आइसोमर्स बनाता है। इट फॉर्म्स 3 जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। ये 3 GI बनाएगा। अब देखो तुम कैसे बनाओगे, देखना ध्यान से। तुम क्या करो, पहले ये लिख लो PT, यहां पे लिख लो NH3, यहां पे लिख लो क्या Br, यहां पे लिख लो Cl और यहां पे लिख लो PY। तो एक तो GI ये होगा। दूसरा GI ऐसे हो सकता है, ये पहला स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, इसको स्विच कर दो, इसको पलटो, PY पिरिडिल को बता रहा है, ठीक है, ये भी लिगेंड है। NH3 Br, इसको स्विच करोगे तो क्या हो जाएगा PY और यहां पे क्या आ जाएगा Cl, ये हो जाएगा। अब देखो ये दोनों आपस में अलग अलग है कि नहीं है, तुम चेक करो। यहां पे अगर तुम बात करोगे तो NH3 और Cl के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, बट यहां पे NH3 और Cl के बीच में कितना डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री का। अब यहां पे ना तुम एक और स्विचिंग कर दो, इसको पलट दो, इस वाले को, ठीक है, या तो इसको पलटो या फिर इसको पलटो, बात बराबर होगा, नीचे या ऊपर को। तो हम ऊपर वाला को पलट देते हैं, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा क्या PY, इधर आ जाएगा NH3, इधर आ जाएगा तुम्हारा Br और इधर आ जाएगा Cl। अब तुम देखो कैसे अलग अलग है, PY के रेस्पेक्ट में देखो, यहां पे PY और Cl के बीच में कितना डिग्री का एंगल था, 90 डिग्री, ठीक है। इसमें देखो PY और Cl के बीच में कितना डिग्री एंगल हो गया, 180 डिग्री, है ना अलग अलग। तो इस तरह से कर सकते हो। ये इसका 3 GI पॉसिबल है और ये इसका 3 स्ट्रक्चर है। पहले क्या करना, कोई भी एक साइड का स्विच करना तो तुमको दूसरा मिल जाएगा,
फिर ऊपर या नीचे को स्विच कर देना तो तुमको तीसरा मिल जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है। और ये तीनों अलग अलग है, तो ये इसका 3 GI पॉसिबल है और ये तीनों का स्ट्रक्चर ये है। एक बार इसको भी देख लीजिए। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है? राइट द नेम रिएक्शन इन विच अल्काइल फ्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ अल्काइल क्लोराइड एंड अल्काइल ब्रोमाइड विथ AgF। AgF के अलावा यहां पे एक और लेते हैं, Hg2F2 भी लेते हैं, मर्क्यूरिक फ्लोराइड भी लेते हैं। नहीं लिया हुआ है इसको भी ऐड कर लेना, ना जाने क्वेश्चन में पूछ लिया तो। ठीक है। अब यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे अल्काइल फ्लोराइड लेंगे। अल्काइल फ्लोराइड यानी क्या होगा? RF। इसको अगर हम AgF के साथ रिएक्शन कराए हैं और उसके अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड लेना है हमें, अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड, और इसको AgF के साथ रिएक्शन करा करके अगर हम इसको अल्काइल फ्लोराइड में बदल रहे हैं तो इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, यही हमसे पूछा है। इस रिएक्शन का नाम हम कुछ देर पहले ही आपको बताए थे आज ही के वीडियो में। इसको स्वार्ट्स रिएक्शन कहते हैं, पहला बात। या फिर इसको हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। अब ये मत सिर्फ हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन बोल देना, क्योंकि हेलोजन में 2 एग्जांपल है, आपको स्पेसिफाई करना होगा स्वार्ट्स रिएक्शन। हम बस बता दे रहे हैं इसी का दूसरा नाम हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी है, बट एग्जाम में आप सिर्फ स्वार्ट्स लिखना, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। अगर तुमसे पूछा ना स्वार्ट्स रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है, तब आप बोलोगे हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ये हो गया, तो ये भी देख लो। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें तो आगे देखो। नेक्स्ट बोला है व्हाई आर अल्कोहल मोर सॉल्युबल इन वाटर देन हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। इसका रीजन है कि अल्कोहल जो है ना वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अल्कोहल is more soluble than hydrocarbon of comparable mass because alcohol forms H bond यानी हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। तो वाटर के साथ अल्कोहल इजीली हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, इसी वजह से, ठीक है, इसी वजह से ये क्या करता है, तुम्हारा ज्यादा सॉल्युबल होता है किसमें? वाटर में। बोलो यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। चलो तो ये जो लेक्चर है इसको हम लोग यहीं तक रखते हैं। हम सेक्शन ए पूरा कंप्लीट कर दिए, सेक्शन बी पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। उम्मीद है सेक्शन बी पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और बाकी है सेक्शन बी का, देख लेते हैं कितना बाकी है। चलो सेक्शन बी पूरा ही कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन बी का है व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट किसको कहते हैं? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं। और बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड किसको कहा जाता है? बेंजीन रिंग, और इसमें ये जुड़ा रहे S डबल बॉन्ड O Cl, इसी को हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं। अच्छा इसमें कुछ एडिशनल डाटा और लिख लो, काम आएगा। हिंसबर्ग रिएजेंट का यूज क्या में करते हैं? तो दिस रिएजेंट is used to distinguish between 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन। तो ये जो रिएजेंट है इसको हम लोग यूज करते हैं किनके बीच में डिस्टिंग्विश करने में? तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन। अगर आपको पता लगाना है कि कौन 1 डिग्री, कौन 2 डिग्री और कौन 3 डिग्री, तो इसका यूज किया जाता है। तो ये है तुम्हारा हिंसबर्ग रिएजेंट। आगे देखो। नेक्स्ट
बोला है व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग द अल्फा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, क्या बोल रहा है, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग अल्फा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो सिंपल सा बात याद रख लेना, इसका आंसर है इंट्रामोलिक्यूलर, इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्ड यानी हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो प्रोटीन का अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने में काम आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू फ्रुक्टोज। अगर हम ग्लूकोज का बात करें तो ग्लूकोज हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, ग्लूकोज का एक और नाम है, इसको हम लोग एल्डो हेक्सोज भी कहते हैं। और फ्रुक्टोज का बात करें तो इसको बोला जाता है कीटो हेक्सोज। तो क्वेश्चन में ये भी बोल सकता है कि हम लोग एल्डो हेक्सोज को कीटो हेक्सोज में कैसे बदल सकते हैं। देख, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये होता है, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, इधर आ जाएगा OH, इधर आ जाएगा H, OH H OH H OH H CH2OH। इसको 3 मोल फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन कराओ। फिनाइल हाइड्राजीन किसको कहते हैं, PH NH NH2, इसको बोला जाता है फिनाइल हाइड्राजीन। तो उस केस में क्या होगा, इसका फॉर्मेशन होता है C डबल बॉन्ड O, सॉरी C डबल बॉन्ड O हटता है और यहां पे आ जाता है N NH और यहां पे आ जाएगा PH। फिर से यहां पे वही सेम कार्बन से एक और ये जुड़ जाता है, डबल बॉन्ड N NH और यहां पे PH, और बाकी एज इट इज रह जाएगा। अब हम इसको डायरेक्टली ऐसे लिख रहे हैं, 3 है ना, तो C इसके साथ OH और 3 और नीचे में हो जाएगा CH2OH, ये बन जाता है। बात समझे, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड बना है इसको हम लोग बोलते हैं ओसाजोन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओसाजोन। तो इसको बदलने के लिए पहले तुमको क्या करना होगा, इसको 3 मोल फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन कराओगे। ठीक है, इसको 3 मोल फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन कराओगे तो बनेगा ओसाजोन। इसके बाद तुम इसको रिएक्शन करा देना HCl के साथ। किसके साथ, HCl के साथ। तो इस केस में ये इस कंपाउंड में बदलेगा, हम यहां पे लिख दे रहे हैं CHO C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और वो बीच में वो एज इट इज रह जाएगा CHOH होल 3 और CH2OH। अब ये एल्डिहाइड को यहां पे किसी तरह से रिड्यूस करना है, तो बस तुम इसको जिंक के साथ रिएक्शन करा दोगे। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ये रिड्यूस हो जाएगा इसमें CH2OH में। ठीक है, C डबल बॉन्ड O, यहां पे आ जाएगा CHOH होल 3 और यहां पे आ जाएगा CH2OH। तो ये तुम्हारा बन गया, इसी को हम लोग बोलते हैं कीटो हेक्सोज, और यही स्ट्रक्चर है तुम्हारा कीटोन का। तो इस प्रकार से तुम ग्लूकोज को किस में बदल सकते हो, तो तुम ग्लूकोज को बदल सकते हो फ्रुक्टोज में। उम्मीद है इसमें भी आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, ये बस रिएक्शन को डायरेक्टली याद रख लेना। इसको तुमसे ये भी पूछ सकता है एल्डो हेक्सोज को कीटो हेक्सोज में कैसे बदलते हैं, ये भी सवाल तुमसे पूछा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब नेक्स्ट तुम्हारा सेक्शन सी शुरू हो गया, तो इस वीडियो में हम लोग सेक्शन बी तक ही सॉल्यूशन डालेंगे। ठीक है, सेक्शन सी और सेक्शन डी को हम नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। उम्मीद है यहां तक आए होंगे तो लेक्चर आपको जरूर पसंद आया होगा। आप लोग जितने भी लोग लेक्चर देखोगे काइंडली सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं जब देखता हूं तो पता चलता है कि जितने लोग लेक्चर देख रहे हैं वो बस देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे को मोटिवेट करेगा और आप लोग के लिए इस तरह का सीरीज लाने के लिए। तो बने रहिएगा मेरे साथ में अंत तक। ठीक है, जो बच्चे बोर्ड के साथ नीट या जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए अलग से क्वेश्चन सीरीज आएगा। ये सिर्फ जैक बोर्ड का चैनल नहीं है, यहाँ पे मैं आपको केमिस्ट्री, हर टाइप का केमिस्ट्री बताऊंगा। जो बच्चे सीबीएसई के हैं, जैक के हैं,
नीट के हैं, जेई के हैं, हर टाइप के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे आपको कंटेंट मिल जाएगा। तो बने रहना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। सभी को थैंक यू, और मन लगा करके तैयारी करो। हम लोग 90 से ऊपर केमिस्ट्री में जरूर लाएंगे, ठीक है। और जो हमारा थ्योरी पोर्शन है उसमें तो 65 प्लस लाने का हम आप लोग के 65 प्लस तक हम लोग जाएंगे, यही हम लोग का टारगेट है। अगर किन्हीं बच्चे को प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई दिक्कत है, प्रैक्टिकल लिखने वगैरह से, तो आप कमेंट करना, मैं उसका भी आप लोग का वीडियो बना दूंगा। तो बने रहना मेरे साथ में, ये वीडियो को कंप्लीट करना, इसको शेयर करना। सभी को थैंक यू, बाय बाय।